द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बाय हावर्ड मार्क्स द्वारा लिखा किताब हावर्ड मार्क्स द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बुक। अनुभव वो है जो आपको तब मिला जब आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। यह सामान्य रूप से जीवन के बारे में सच है, लेकिन निवेश के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रासंगिक है। सफल निवेश के लिए एक ही समय में कई अलग अलग पहलुओं पर सोच समझकर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हावर्ड मार्क्स द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात इन प्रमुख पहलुओं को आम भाषा में और बहुत सारे वित्त शब्दजाल के बिना शामिल किया गया है। हालांकि यह निवेश सिद्धांत की अवधारणाओं को शामिल करता है। वित्त में मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने पाया कि कुछ खंड बहुत ही वर्बोज हैं, लेकिन लंबे समय के बाद निवेश पर पढ़ना ताज़ा था और किसी ऐसे व्यक्ति को भी पढ़ा जिसका निवेश दर्शन मेरे से मेल खाता हो। यदि आप निवेश करने के लिए नए हैं, तो आप इस पुस्तक को निवेश में सिद्धांत, व्यवहार और मनोविज्ञान का एक उत्कृष्ट परिचय पाएंगे। यदि आप निवेश करने के लिए नए हैं तो अवश्य पढ़ें। द्वितीय स्तर की सोच। सब कुछ यथासंभव सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरल नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन। यह आसान नहीं होना चाहिए। जो इसे आसान पाता है वो मूर्ख है। चार्ली मुंगेर। यहाँ तक कि सबसे अच्छे निवेशक भी इसे हर बार सही नहीं पाते हैं। कारण सरल हैं। कोई भी नियम हमेशा काम नहीं करता। मनोविज्ञान बाजारों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और क्योंकि यह अत्यधिक परिवर्तनशील है, कारण और प्रभाव संबंध विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि निवेश कम से कम उतना ही कला है जितना कि यह विज्ञान है। यह मेरा लक्ष्य कभी नहीं है इस पुस्तक में या कहीं और यह सुझाव देना कि इसे नियमित किया जा सकता है। किसी का निवेश दृष्टिकोण स्थिर और यंत्रवत होने के बजाय सहज और अनुकूली होना चाहिए। बस एक इंडेक्स फंड में निवेश करें जो सब कुछ थोड़ा सा खरीदता है। यह आपको वो देगा जो बाजार प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। कोई भी औसत निवेश प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है। सफल निवेश की परिभाषा। बाजार और अन्य निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन करना। उनमें से केवल कुछ ही बेहतर अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, मूल्य की भावना और मनोविज्ञान के बारे में जागरूकता प्राप्त करेंगे जो लगातार औसत से ऊपर के परिणामों के लिए आवश्यक हैं। ऐसा करने के लिए दूसरे स्तर की सोच की आवश्यकता है। निवेश में आपका लक्ष्य औसत रिटर्न अर्जित करना नहीं है। आप औसत से बेहतर करना चाहते हैं। इस प्रकार आपकी सोच दूसरों की तुलना में बेहतर होनी चाहिए, दोनों अधिक शक्तिशाली और उच्च स्तर पर। दूसरे स्तर की सोच क्या है? प्रथम स्तर की सोच कहती है, यह एक अच्छी कंपनी है, चलो स्टॉक खरीदते हैं। दूसरे स्तर की सोच कहती है, यह एक अच्छी कंपनी है, लेकिन हर कोई सोचता है कि यह एक महान कंपनी है, और ऐसा नहीं है। तो स्टॉक की अधिकता और अधिक कीमत, चलो बेचते हैं। प्रथम स्तर की सोच कहती है, दृष्टिकोण कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति की मांग करता है, चलो हमारे स्टॉक को डंप करते हैं। दूसरे स्तर की सोच कहती है, दृष्टिकोण से बदबू आती है, लेकिन बाकी सभी लोग दहशत में बिक रहे हैं, खरीदना। प्रथम स्तर की सोच सरल और सतही है, और लगभग हर कोई इसे कर सकता है। दूसरे स्तर की सोच गहरी, जटिल और जटिल है। दूसरे स्तर का विचारक बहुत सी चीजों को ध्यान में रखता है। संभावित भविष्य के परिणामों की सीमा क्या है? मुझे लगता है कि कौन सा परिणाम होगा? क्या संभावना है कि मैं सही हूँ? आम सहमति क्या सोचती है? मेरी अपेक्षा आम सहमति से कैसे भिन्न है? परिसंपत्ति के लिए वर्तमान मूल्य भविष्य के सर्वसम्मति के दृष्टिकोण के साथ और मेरे साथ कैसे मेल खाता है? क्या सर्वसम्मति मनोविज्ञान जो कीमत में बहुत तेजी या मंदी में शामिल है? अगर आम सहमति सही साबित होती है तो संपत्ति की कीमत का क्या होगा, और अगर मैं सही हूं तो क्या होगा? प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर की सोच के बीच कार्यभार में अंतर स्पष्ट रूप से भारी है। प्रथम स्तर के विचारक उसी तरह सोचते हैं जैसे अन्य प्रथम स्तर के विचारक समान चीजों के बारे में सोचते हैं।
सभी निवेशक बाजार को हरा नहीं सकते क्योंकि सामूहिक रूप से वे बाजार हैं। औसत निवेशक को मात देने के लिए आपको आम सहमति से आगे निकलने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं? ऐसा सोचने का क्या कारण है? समस्या यह है कि असाधारण प्रदर्शन सही गैर सहमति पूर्वानुमानों से ही आता है। निष्कर्ष सरल है। बेहतर निवेश परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको मूल्य के संबंध में गैर सहमति के विचार रखने होंगे और उन्हें सटीक होना होगा। यह आसान नहीं है। अच्छी खबर यह है कि प्रथम स्तर के विचारकों की व्यापकता दूसरे स्तर के विचारकों के लिए उपलब्ध प्रतिफल को बढ़ाती है। बाजार दक्षता को समझना। सिद्धांत रूप में सिद्धांत और व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन व्यवहार में है। योगी बेरा बाजार की कीमतें परिसंपत्तियों के आंतरिक मूल्य के सटीक अनुमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और कोई भी भागीदार लगातार ऐसे उदाहरणों की पहचान और लाभ नहीं कर सकता है जब वे गलत होते हैं। जब मैं इस सिद्धांत की बात करता हूं, तो मैं कुशल शब्द का भी उपयोग करता हूं, लेकिन मेरा मतलब है शीघ्र, त्वरित जानकारी शामिल करना, सही नहीं। संपत्ति की कीमतें तुरंत सूचना के महत्व के बारे में आम सहमति के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि सर्वसम्मति का दृष्टिकोण आवश्यक रूप से सही है। बाजार को हराने के लिए आपको एक विशिष्ट या गैर सहमति दृश्य रखना होगा। कुशल बाजार परिकल्पना इसका निष्कर्ष है कि आप बाजार को हरा नहीं सकते। शिकागो सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रभाव निष्क्रिय निवेश वाहनों का विकास रहा है, जिन्हें इंडेक्स फंड के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत के बारे में मेरा अपना आरक्षण है, और सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह से यह रिटर्न और जोखिम को जोड़ता है। लोग स्वभाव से जोखिम से दूर होते हैं, जिसका अर्थ है कि सामान्य तौर पर वे अधिक से कम जोखिम वहन करेंगे, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि एक कुशल बाजार में निवेश कौशल, आमतौर पर आज अल्फा के रूप में संदर्भित, जैसी कोई चीज नहीं होती है जो किसी को बाजार को मात देने में सक्षम बनाती है। एक निवेश और दूसरे के बीच के सभी अंतर या एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो और दूसरे के बीच जोखिम में अंतर के कारण है। यदि जोखिम भरे निवेशों को उच्च रिटर्न देने के लिए गिना जा सकता है, तो वे जोखिम भरे नहीं होंगे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह सही है? क्या बाजार अपराजेय है? क्या वे लोग हैं जो अपना समय बर्बाद करने की कोशिश करते हैं? क्या निवेश प्रबंधकों को फीस देने वाले ग्राहक अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? दूसरे स्तर के विचारक जानते हैं कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें सूचना या विश्लेषण या दोनों में बढ़त बनानी होगी। वे गलतफहमियों के मामलों के लिए अलर्ट पर हैं। उसकी पहली परीक्षा हमेशा एक जैसी होती है, और यह कौन नहीं जानता। दूसरे स्तर के विचारक अक्षमता पर निर्भर करते हैं। एक बाजार को अक्षम के रूप में वर्णित करना यह कहने का एक उच्च प्रवाह वाला तरीका है कि बाजार गलतियों से ग्रस्त है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। मेरे लिए एक अक्षम बाजार वो है जो निम्नलिखित विशेषताओं में से कम एक, और शायद परिणामस्वरूप सभी के द्वारा चिन्हित किया जाता है। बाजार की कीमतें अक्सर गलत होती हैं, क्योंकि सूचना तक पहुंच और उसका विश्लेषण अत्यधिक अपूर्ण है। बाजार की कीमतें अक्सर आंतरिक मूल्यों से बहुत ऊपर या बहुत नीचे होती हैं। एक परिसंपत्ति वर्ग पर जोखिम समायोजित रिटर्न अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि संपत्ति का मूल्यांकन अक्सर अन्य उचित कीमतों पर किया जाता है। एक परिसंपत्ति वर्ग एक जोखिम समायोजित रिटर्न दे सकता है जो अन्य परिसंपत्ति वर्गों के सापेक्ष बहुत अधिक, एक मुफ्त दोपहर का भोजन, या बहुत कम है। कुछ निवेशक लगातार दूसरों को मात दे सकते हैं। ए. महत्वपूर्ण गलत मूल्यांकन और बी. कौशल अंतर्दृष्टि और सूचना पहुंच के संदर्भ में प्रतिभागियों के बीच अंतर के कारण जरूरी नहीं कि अपने प्रतिभागियों को उदार प्रतिफल दें, बल्कि
यह मेरा विचार है कि वे कच्चा माल प्रदान करते हैं, गलत मूल्य निर्धारण जो कुछ लोगों को जीतने और दूसरों को अंतर कौशल के आधार पर हारने की अनुमति दे सकता है। दक्षता बनाम अक्षमता पर महान बहस में मैंने निष्कर्ष निकाला है कि कोई भी बाजार पूरी तरह से एक या दूसरे नहीं है। यह सिर्फ डिग्री की बात है। दक्षता इतनी सार्वभौमिक नहीं है कि हमें बेहतर प्रदर्शन को छोड़ देना चाहिए। दक्षता वो है जिसे वकील खंडन योग्य अनुमान कहते हैं, कुछ ऐसा जिसे तब तक सच माना जाना चाहिए जब तक कि कोई अन्यथा साबित न हो जाए। निचला रेखा। बेहतर निवेश के लिए अक्षमता एक आवश्यक शर्त है। एक पूरी तरह से कुशल बाजार में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना एक उचित सिक्के को उछालने जैसा है। आप जिस सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकते हैं वो 50-50 है। निवेशकों को बढ़त पाने के लिए अंतर्निहित प्रक्रिया में अक्षमताएं होनी चाहिए। खामियां। गलत मूल्य का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि बाजार दक्षता की धारणा प्रासंगिक है, मुझे अपने प्रयासों को अपेक्षाकृत अक्षम बाजारों तक सीमित करना चाहिए जहां कड़ी मेहनत और कौशल का सर्वोत्तम भुगतान होगा। सिद्धांत को हमारे निर्णयों को सूचित करना चाहिए लेकिन उन पर हावी नहीं होना चाहिए। मूल्य निवेश के विश्वसनीय रूप से सफल होने के लिए आंतरिक मूल्य का एक सटीक अनुमान अनिवार्य प्रारंभिक बिंदु है। इसके बिना एक निवेशक के रूप में लगातार सफलता की कोई उम्मीद बस यही है, आशा। आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर खरीदें और अधिक कीमत पर बेचें। एक निवेशक के पास दो बुनियादी विकल्प होते हैं। सुरक्षा के अंतर्निहित आंतरिक मूल्य का आकलन करें और जब कीमत इससे अलग हो जाए तो खरीद या बेच दें, या भविष्य के मूल्य आंदोलनों के संबंध में पूरी तरह से अपेक्षाओं पर आधारित निर्णय लें। तकनीकी विश्लेषण की गिरावट का एक हिस्सा यादृच्छिक चलने की परिकल्पना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रैंडम वॉक परिकल्पना कहती है कि स्टॉक के पिछले मूल्य आंदोलनों से भविष्य के आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में कोई मदद नहीं मिलती है। अगर कुछ हमेशा के लिए नहीं चल सकता है तो वह रुक जाएगा। दिन के व्यापारियों ने खुद को सफल माना यदि उन्होंने $10 पर एक स्टॉक खरीदा और $11 पर बेचा, इसे अगले सप्ताह $24 पर खरीदा और $25 पर बेचा, और एक हफ्ते बाद इसे $39 पर खरीदा और $40 पर बेचा। यदि आप इसमें दोष नहीं देख सकते हैं कि व्यापारी ने $30 की सराहना वाले स्टॉक में $3 बनाया है, आपको शायद इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को नहीं पढ़ना चाहिए। दो दृष्टिकोण दोनों बुनियादी बातों से प्रेरित हैं, मूल्य निवेश और विकास निवेश। मूल्य निवेशकों का लक्ष्य सुरक्षा के मौजूदा आंतरिक मूल्य के साथ आना और कीमत कम होने पर खरीदना है, और विकास निवेशक प्रतिभूतियों को खोजने का प्रयास करते हैं जिनका मूल्य भविष्य में तेजी से बढ़ेगा। मूल्य निवेश में जोर ठोस संपत्ति और नकदी प्रवाह जैसे मूर्त कारकों पर है। मूल्य निवेश का पालन निवेशकों को भविष्य के बारे में अनुमानों से बचने की अनुमति देता है और विकास निवेश में केवल भविष्य के बारे में अनुमान होता है। सामान्य तौर पर विकास के बारे में सही होने की संभावना अधिक नाटकीय होती है और मूल्य के बारे में सही होने की उल्टा क्षमता अधिक सुसंगत होती है। मेरी किताब में निरंतरता नाटक को रौंद देती है। यदि मूल्य निवेश में लगातार अनुकूल परिणाम देने की क्षमता है तो क्या इसका मतलब यह आसान है? नहीं। एक बात के लिए, यह मूल्य के सटीक अनुमान पर निर्भर करता है। इसके बिना एक निवेशक के रूप में लगातार सफलता की कोई उम्मीद बस यही है, आशा। एक निवेशक के रूप में लगातार सही काम करना कठिन है, लेकिन सही समय पर लगातार सही काम करना असंभव है। अपने समय से बहुत आगे होना गलत होने से अप्रभेद्य है। मूल्यांकन पर एक सटीक राय शिथिल रूप से सीमित मदद की होगी। मूल्यांकन पर एक गलत राय दृढ़ता से आयोजित कहीं अधिक खराब है। यह एक कथन दिखाता है कि इसे ठीक करना कितना कठिन है।
मूल्य निवेशक अपना सबसे बड़ा लाभ तब प्राप्त करते हैं जब वे एक कम कीमत वाली संपत्ति खरीदते हैं, औसत रूप से नीचे गिरते हैं और उनका विश्लेषण साबित होता है। गिरते बाजार में लाभ के लिए 2 आवश्यक तत्व। आपके पास आंतरिक मूल्य पर एक दृष्टिकोण होना चाहिए और आपको उस दृष्टिकोण को दृढ़ता से पकड़ना होगा ताकि आप लटक सके और खरीद सकें, भले ही कीमतों में गिरावट से पता चलता है कि आप गलत हैं। अरे हाँ, एक तीसरा है, आपको सही होना है। मूल्य और मूल्य के बीच संबंध। निवेश की सफलता अच्छी चीजें खरीदने से नहीं, बल्कि चीजों को अच्छी तरह से खरीदने से मिलती है। किसी निवेश पर उसकी कीमत की निष्पक्षता पर ध्यान से विचार किए बिना निर्णय लेना उतना ही मूर्खतापूर्ण है। कीमत की परवाह किए बिना अच्छे या बुरे विचार जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा खरीदा आधा बेचा जाता है। किसी दुर्घटना के दौरान कीमत की परवाह किए बिना बेचने वाले से खरीदने से बेहतर कुछ नहीं है। आप मजबूर विक्रेताओं से खरीदने और मजबूर खरीदारों को बेचने से अपना करियर नहीं बना सकते हैं। चूंकि मजबूर विक्रेता से खरीदना हमारी दुनिया में सबसे अच्छी बात है, मजबूर विक्रेता होना सबसे बुरा है। मूल्य का पता लगाने की कुंजी कुशल वित्तीय विश्लेषण है। मूल्य संबंध को समझने की कुंजी और इसके लिए दृष्टिकोण अन्य निवेशकों के दिमाग में अंतर्दृष्टि में काफी हद तक निहित है। सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन लेखांकन या अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान है। निवेश एक लोकप्रियता प्रतियोगिता है और सबसे खतरनाक चीज इसकी लोकप्रियता के चरम पर कुछ खरीदना है। सबसे सुरक्षित और सबसे संभावित लाभदायक चीज यह है कि जब कोई इसे पसंद न करे तो कुछ खरीद लें। समय को देखते हुए इसकी लोकप्रियता और इस प्रकार इसकी कीमत केवल एक ही रास्ता तय कर सकती है, ऊपर। बबल में आकर्षक किसी भी कीमत पर आकर्षक में बदल जाता है। बुलबुले में बाजार की गति के साथ मोह मूल्य और उचित मूल्य की किसी भी धारणा से अधिक होता है। निवेश लाभ के संभावित मार्ग। 1. संपत्ति के आंतरिक मूल्य में वृद्धि से लाभ। 2. उत्तोलन लागू करना। 3. अपनी संपत्ति के मूल्य से अधिक के लिए बेचना। 4. किसी वस्तु को उसके मूल्य से कम में खरीदना। जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया, आप विलायक बने रहने की तुलना में बाजार लंबे समय तक तर्कहीन रह सकता है। मूल्य से नीचे के मूल्य को खरीदने की कोशिश करना अचूक नहीं है, लेकिन हमारे पास यह सबसे अच्छा मौका है। जोखिम को समझना। जोखिम का मतलब है कि जितना होगा उससे ज्यादा चीजें हो सकती हैं। एलरॉय डिम्सन। निवेश में बिल्कुल एक चीज होती है, भविष्य से निपटना। और क्योंकि हम में से कोई भी निश्चित रूप से भविष्य को नहीं जान सकता, जोखिम अपरिहार्य है। जोखिम से निपटना एक आवश्यक है। मुझे लगता है कि निवेश में आवश्यक तत्व। मैं क्यों कहता हूं कि निवेश प्रक्रिया में जोखिम मूल्यांकन इतना आवश्यक तत्व है? सबसे पहले, जोखिम एक बुरी चीज है और अधिकांश स्तर के नेतृत्व वाले लोग इससे बचना या कम करना चाहते हैं। दूसरा, जब आप किसी निवेश पर विचार कर रहे हों, तो आपका निर्णय जोखिम के साथ साथ संभावित रिटर्न का एक कार्य होना चाहिए। तीसरा, जब आप निवेश के परिणामों पर विचार करते हैं, तो प्रतिफल का अर्थ अपने आप में इतना ही होता है। लिए गए जोखिम का भी आकलन करना होगा। क्या प्रतिफल सुरक्षित साधनों में प्राप्त हुआ या जोखिम भरा पूंजी बाजार रेखा जो ऊपर की ओर दाईं ओर ढलान करती है, जो जोखिम और प्रतिफल के बीच सकारात्मक संबंध को दर्शाती है। यदि जोखिम भरा निवेश विश्वसनीय रूप से उच्च रिटर्न देता है, तो वे जोखिम भरे नहीं होंगे। जोखिम भरा निवेश वे होते हैं जिनके परिणाम कम निश्चित होते हैं। जब उचित मूल्य दिया जाता है, तो जोखिम भरा निवेश करना चाहिए। उच्च अपेक्षित रिटर्न, कम रिटर्न की संभावना और कुछ मामलों में नुकसान की संभावना। पूंजी बाजार सिद्धांत। जोखिम अस्थिरता के बराबर है, क्योंकि अस्थिरता निवेश की अविश्वसनीयता को इंगित करती है।
थ्योरी कहती है कि निवेशक अधिक अस्थिर निवेश से अधिक रिटर्न की मांग करते हैं, अस्थिरता के बजाय। मुझे लगता है कि लोग मुख्य रूप से निवेश करने से इनकार करते हैं क्योंकि वे पूंजी के नुकसान या अस्वीकार्य रूप से कम रिटर्न के बारे में चिंतित हैं। जोखिम है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पैसे खोने की संभावना। स्थायी नुकसान की संभावना वो जोखिम है जिसकी मुझे चिंता है। 1. लक्ष्य से चूकना। 2. खराब प्रदर्शन। 3. करियर जोखिम। 4. अपरंपरागतता। 5. जोखिम जो किसी एजेंट के फायरिंग पॉइंट पर वापसी को खतरे में डाल सकता है। वो जोखिम को नियंत्रित करना। उत्कृष्ट निवेशक, मेरी राय में, जोखिम को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के लिए कम से कम उतना ही प्रतिष्ठित हैं जितना कि वे रिटर्न उत्पन्न करने के लिए हैं। महान निवेशक वे हैं जो जोखिम उठाते हैं जो उनके द्वारा अर्जित प्रतिफल के अनुरूप कम होते हैं। जोखिम नियंत्रण के लिए जो कुछ भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, वे अच्छे समय में कभी नहीं दिए जाते हैं। रोगाणु बीमारी का कारण बनते हैं, लेकिन रोगाणु स्वयं बीमारी नहीं है। हम कह सकते हैं कि जब रोगाणु पकड़ में आते हैं तो बीमारी का परिणाम होता है। नुकसान तब होता है जब जोखिम विपरीत परिस्थितियों से मिलता है। अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो जोखिम नुकसान की संभावना है। जब तक चीजें ठीक रहती हैं, तब तक नुकसान नहीं होता है। जोखिम हानि को तभी जन्म देता है जब वातावरण में नकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। नुकसान की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि पोर्टफोलियो सुरक्षित रूप से बनाया गया था। नुकसान न होने पर भी जोखिम मौजूद हो सकता है। प्रबंधक का जोड़ा गया मूल्य किसी दिए गए जोखिम पर उच्च प्रतिफल के माध्यम से नहीं, बल्कि किसी दिए गए प्रतिफल पर कम जोखिम के माध्यम से आता है। लाभ के लिए जोखिम का बुद्धिमानी से असर, जिसके लिए सबसे अच्छी परीक्षा एक लंबी अवधि में बार बार सफलता का रिकॉर्ड है। तो ज्यादातर चीजों में आप सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी नहीं कर सकते। यह पीढ़ी में एक बार होने वाले आयोजनों के लिए तैयार रहने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जोखिम नियंत्रण हानि से बचने का सर्वोत्तम मार्ग है। दूसरी ओर, जोखिम से बचने से वापसी से बचने की भी संभावना है। विल रोजर्स ने कहा, आपको कभी कभी एक अंक पर बाहर जाना पड़ता है क्योंकि फल वहीं होता है। हम में से कोई भी इस व्यवसाय में 4% बनाने के लिए नहीं है। लंबी अवधि के निवेश की सफलता की राह आक्रामकता से ज्यादा जोखिम नियंत्रण से चलती है। साइकिल के प्रति चौकस रहना कुछ भी हमेशा के लिए एक दिशा में नहीं जाता है। नियम नंबर 1, ज्यादातर चीजें चक्रीय साबित होंगी। नियम संख्या 2, लाभ और हानि के कुछ महान अवसर तब आते हैं जब अन्य लोग नियम संख्या 1 को भूल जाते हैं। हमारी दुनिया में चक्रीयता का मूल कारण मनुष्यों की भागीदारी है। जब लोग शामिल होते हैं, तो परिणाम परिवर्तनशील और चक्रीय होते हैं। इसका मुख्य कारण, मुझे लगता है, यह है कि लोग भावनात्मक और असंगत हैं, स्थिर और नैदानिक नहीं हैं। कल बाजार के लिए जो कुछ भी अच्छा था वो आज उसके लिए अच्छा नहीं है। सबसे खराब ऋण सबसे अच्छे समय पर किए जाते हैं। तर्कसंगत बाजार में जोखिम से बचना आवश्यक घटक है। दूसरी ओर, दुर्घटनाओं में निवेशक बहुत अधिक डरते हैं। बुलबुले की अपरिहार्य पहचान जोखिम से बचने की कमी है। वित्त सिद्धांत इस धारणा पर काफी हद तक निर्भर है कि निवेशक जोखिम से बचने वाले हैं। जोखिम भरे निवेशों से भरोसेमंद रूप से उच्च रिटर्न प्राप्त करना एक विरोधाभास है। जोखिम भरे निवेशों से भरोसेमंद रूप से उच्च रिटर्न प्राप्त करना एक विरोधाभास है। मैंने हाल ही में निवेश में मुख्य जोखिमों को 2 तक उबाला है: पैसे खोने का जोखिम और अवसर खोने का जोखिम। मेरे करियर की शुरुआत में एक अनुभवी निवेशक ने मुझे बुल मार्केट के 3 चरणों के बारे में बताया। अब मैं उन्हें आपके साथ साझा करूंगा। पहला, जब कुछ दूरंदेशी लोगों को विश्वास होने लगता है कि चीजें बेहतर होंगी। दूसरा,
जब अधिकांश निवेशकों को एहसास होता है कि वास्तव में सुधार हो रहा है। तीसरा, जब हर कोई निष्कर्ष निकालेगा तो चीजें हमेशा के लिए बेहतर हो जाएंगी। बुद्धिमान जो शुरुआत में करता है, मूर्ख अंत में करता है। पेंडुलम के एक चरम पर सबसे अंधेरा समय यह सोचने के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता, निष्पक्षता, संकल्प, यहाँ तक कि कल्पना भी लेता है कि चीजें कभी बेहतर हो जाएंगी। कुछ लोग जिनके पास ये गुण हैं वे कम जोखिम के साथ असामान्य लाभ कमा सकते हैं। निवेशक पेंडुलम का दोलन प्रकृति में आर्थिक और बाजार चक्रों के उतार चढ़ाव के समान है। अत्यधिक बाजार व्यवहार उलट जाएगा। नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला, अधिक की इच्छा, खो जाने का भय, दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति, भीड़ का प्रभाव और निश्चित वस्तु का सपना, ये कारक लगभग सार्वभौमिक हैं। अक्षमताएं, गलत मूल्य निर्धारण, गलत धारणाएं, गलतियां जो अन्य लोग करते हैं बेहतर प्रदर्शन के लिए संभावित अवसर प्रदान करते हैं। उनका शोषण करना वास्तव में लगातार बेहतर प्रदर्शन का एकमात्र रास्ता है। गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि निवेश मनुष्य द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है जिनमें से अधिकांश अपने मानस और भावनाओं की दया पर निर्भर हैं। बहुत से लोग अपने विश्लेषण से समान संज्ञानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन वे उन निष्कर्षों के साथ जो करते हैं वो बहुत भिन्न होता है क्योंकि मनोविज्ञान उन्हें अलग तरह से प्रभावित करता है। अपने करियर के दौरान कई बार मुझे आश्चर्य हुआ है कि लोगों के लिए अविश्वास के स्वेच्छा से निलंबन में शामिल होना कितना आसान है। डेमोस्थनीज, आत्मधोखे से आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य जो चाहता है उसे वह भी सच मानता है। वित्तीय पराजय के पोस्टमार्टम में 2 क्लासिक वाक्यांश शामिल हैं। यह सच होना बहुत अच्छा था, और वे क्या सोच रहे थे? अपर्याप्त संशयवाद निवेश के नुकसान में योगदान देता है। जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ के अद्भुत वाक्यांश का उपयोग करने के लिए वित्तीय स्मृति की अत्यधिक संक्षिप्तता बाजार सहभागियों को इन पैटर्नों की आवर्ती प्रकृति और इस प्रकार उनकी अनिवार्यता को पहचानने से रोकती है। मानव प्रयास के कुछ ही क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें इतिहास का महत्व इतना कम है जितना कि वित्त की दुनिया में। किसी के पास सारे जवाब नहीं हैं। हम सब सिर्फ इंसान हैं। कोई भी रणनीति जोखिम के बिना उच्च दर की वापसी का उत्पादन नहीं कर सकती है। चांदी की गोलियों में विश्वास का क्या कारण है? सबसे पहले, आमतौर पर सच्चाई का एक रोगाणु होता है। यह एक बुद्धिमान लगने वाले सिद्धांत में घूमता है, और अनुयायी दूसरों को समझाने के लिए अपने साबुन के डिब्बे पर चढ़ जाते हैं। फिर यह थोड़ी देर के लिए मुनाफा पैदा करता है, चाहे इसमें योग्यता हो या सिर्फ इसलिए कि नए कन्वर्टर्स की ओर से खरीदारी करने से विषय संपत्ति की कीमत बढ़ जाती है। आखिरकार यह प्रकट होना कि ए निश्चित धन का मार्ग है और बी यह काम कर रहा है, इसे एक उन्माद में बदल देता है। वॉरेन बफे ने 2 जून 2010 को कांग्रेस को बताया, बढ़ती कीमतें एक मादक पदार्थ हैं जो तर्क शक्ति को ऊपर और नीचे प्रभावित करती हैं। बुलबुले में पैसा खोने से बचने के लिए, जब लालच और मानवीय त्रुटि के कारण सकारात्मकता को बेतहाशा बढ़ा दिया जाता है और नकारात्मक को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो इसमें शामिल होने से इनकार करना महत्वपूर्ण है। विरोधाभास, जब दूसरे बेचैन हो तो खरीदना और जब दूसरे उत्साह से खरीद रहे हो तो बेचना सबसे बड़ा साहस है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ प्रदान करता है। सर जॉन टेम्पल्टन, अधिकांश निवेशकों का वर्णन करने का केवल एक ही तरीका है, प्रवृत्ति अनुयायी। सुपीरियर निवेशक इसके ठीक विपरीत हैं। सुपीरियर निवेश, जैसा कि मुझे आशा है कि मैंने अब तक आपको आश्वस्त किया है, दूसरे स्तर की सोच की आवश्यकता है। वॉरेन बफे की अक्सर उद्धृत सलाह, जितनी कम समझदारी के साथ दूसरे अपने मामलों का संचालन करते हैं, उतनी ही अधिक समझदारी के साथ हमें अपने मामलों का संचालन करना चाहिए। कम खरीदें,
उच्च बेचना समय सम्मानित तानाशाही है, लेकिन जो निवेशक बाजार चक्रों में बह गए हैं वे अक्सर इसके ठीक विपरीत करते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन भर में एक बार बाजार चरम सीमा हर दशक में एक बार आती है। बाजार पीड़ितों में सबसे विशिष्ट 6 फुट लंबा आदमी जो औसतन 5 फीट गहरी धारा को पार करते हुए डूब गया। कई बार दांव लगाने के लिए बाजार में बहुत अधिक ज्यादती नहीं होती है। विरोधाभास एक ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जो आपको हर समय पैसा देगा। जब रुझान आपके खिलाफ जा रहा हो तो यह बेहद दर्दनाक हो सकता है। बाजार अधिक या कम कीमत वाले हो सकते हैं और इस तरह बने रह सकते हैं या अधिक हो सकते हैं वर्षों तक। कई बार ऐसा लग सकता है कि हर कोई इस नतीजे पर पहुंच गया है कि झुंड गलत है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि विरोधाभासीवाद बहुत लोकप्रिय हो गया है और इस प्रकार विरोधाभासीवाद को झुंड के व्यवहार के लिए गलत माना जा सकता है। आपको चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे भीड़ के विपरीत हैं, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि भीड़ गलत क्यों है। आकस्मिक प्रतिबद्धताएं आकस्मिक उलटफेर को आमंत्रित करती हैं। सक्रिय प्रबंधन रणनीतियां संस्थानों से असंवैधानिक व्यवहार की मांग करती हैं, जिससे एक विरोधाभास पैदा होता है जिसे कुछ ही सुलझा सकते हैं। अंततः सबसे अधिक लाभदायक निवेश क्रियाएं परिभाषा के विपरीत हैं। आप तब खरीद रहे हैं जब हर कोई बेच रहा है और कीमत इस प्रकार कम है, या आप तब बेच रहे हैं जब हर कोई खरीद रहा है। निवेशकों की व्यापक सहमति के लिए जो स्पष्ट है वह लगभग हमेशा गलत होता है। एक निवेश के पीछे लोकप्रिय राय का बहुत ही सम्मिश्रण इसकी लाभ क्षमता को समाप्त कर देता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि आज तक का उत्कृष्ट प्रदर्शन भविष्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। अगर हर कोई इसे पसंद करता है, तो संभव है कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से खनन किया गया हो। योगी बेर्रा यह कहने के लिए प्रसिद्ध हैं, उस रेस्तरां में अब कोई नहीं जाता। यहाँ बहुत भीड़ है। हर कोई जो पसंद करता है उसे खरीदकर बड़ी मात्रा में पैसा नहीं बनाया जाता है। वे उस चीज को खरीदकर बनाए जाते हैं जिसे हर कोई कम करके आंकता है। कहा जाता है कि सफल निवेशक अपना काफी समय अकेले रहने में बिताते हैं। संकट के दौरान बहुत सी बुरी चीजें संभव लगती थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे होने वाली थीं। यदि आप उस कहानी पर विश्वास करते हैं जिस पर बाकी सभी विश्वास करते हैं, तो आप वही करेंगे जो वे करते हैं। केवल एक संशयवादी ही उन चीजों को अलग कर सकता है जो अच्छी लगती हैं और जो अच्छी लगती हैं और जो नहीं हैं। आशावाद अत्यधिक होने पर संदेहवाद निराशावाद की मांग करता है, लेकिन जब निराशावाद अत्यधिक होता है तो यह आशावाद की भी मांग करता है। संशयवाद और निराशावाद पर्यायवाची नहीं है। कुंजी हमेशा की तरह इस बात पर संदेह करना था कि हर कोई क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। त्रुटि स्पष्ट है। झुंड सबसे ऊपर आशावाद और सबसे नीचे निराशावाद लागू करता है। लाभ के लिए हमें उस आशावाद पर संदेह करना चाहिए जो शीर्ष पर पनपता है, और उस निराशावाद पर संदेह करना चाहिए जो सबसे नीचे है। संशयवाद को आमतौर पर सही समय पर नहीं, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है, कहने से मिलकर बनता है। कभी कभी संदेहवाद के लिए हमें यह कहना पड़ता है, नहीं, यह सच होना बहुत बुरा है। एक बेहद लाभदायक निवेश जो असुविधा से शुरू नहीं होता है वो आमतौर पर एक ऑक्सीमोरोन होता है। यदि हम मूल्य के बारे में ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जो हमें तब खरीदने में सक्षम बनाता है जब हर कोई बेच रहा हो, और यदि हमारा दृष्टिकोण सही हो जाता है तो यह कम से कम जोखिम के साथ अर्जित किए गए सबसे बड़े पुरस्कारों का मार्ग है। सबसे अच्छे अवसर आमतौर पर उन चीजों के बीच पाए जाते हैं जो अधिकांश अन्य नहीं करेंगे। और सौदे ढूंढना एक पोर्टफोलियो को समझदारी से बनाने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा निवेश खरीदना।
कम वाले को बेचकर उनके लिए जगह बनाना और सबसे खराब से दूर रहना शामिल है। प्रक्रिया के लिए कच्चे माल में ए. संभावित निवेशों की एक सूची, बी. उनके आंतरिक मूल्य का अनुमान, सी. उनकी कीमतों की तुलना उनके आंतरिक मूल्य से कैसे होती है, और डी. जोखिमों की समझ प्रत्येक में शामिल है और उनके शामिल किए जाने से पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पोर्टफोलियो निर्माण के लिए शुरुआती बिंदु एक असीमित ब्रह्मांड होने की संभावना नहीं है। कुछ चीजें समावेश के लिए यथार्थवादी उम्मीदवार हैं और अन्य नहीं हैं। ग्राहम और डोड के सुरक्षा विश्लेषण के बाद के संस्करणों के संपादक सिड कॉटल उस समय बात कर रहे थे जब उन्होंने मुझे बताया कि उनके विचार में निवेश सापेक्ष चयन का अनुशासन है। सिड का सरल वाक्यांश दो महत्वपूर्ण संदेशों का प्रतीक है। सबसे पहले, निवेश की प्रक्रिया कठोर और अनुशासित होनी चाहिए। दूसरा, यह अनिवार्य रूप से तुलनात्मक है। चूंकि हम बाजार को नहीं बदल सकते हैं, अगर हम भाग लेना चाहते हैं तो हमारा एकमात्र विकल्प मौजूद संभावनाओं में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। ये सापेक्ष निर्णय हैं। हमारा लक्ष्य अच्छी संपत्ति खोजना नहीं है, बल्कि अच्छी खरीदारी करना है। इस प्रकार, यह वो नहीं है जो आप खरीदते हैं, यह वही है जो आप इसके लिए भुगतान करते हैं। निवेश के अवसर के लिए उद्देश्य योग्यता को गलती करने की प्रवृत्ति और अच्छी संपत्ति और अच्छी खरीद के बीच अंतर करने में विफलता अधिकांश निवेशकों को परेशानी में डाल देती है। उन संपत्तियों के विपरीत जो उन्माद का विषय बन जाती हैं। संभावित सौदे आमतौर पर कुछ उद्देश्य दोष प्रदर्शित करते हैं। सौदे अक्सर तब बनते हैं जब निवेशक या तो किसी संपत्ति पर उचित विचार करने में विफल होते हैं, या सतह के नीचे देखने में विफल होते हैं, या कुछ गैर मूल्य आधारित परंपरा, पूर्वाग्रह या सख्ती को दूर करने में विफल होते हैं। बाजार के प्रिय लोगों के विपरीत, अनाथ संपत्ति को नजरअंदाज कर दिया जाता है या उसका तिरस्कार किया जाता है। अधिकांश निवेशक औसत से कहीं अधिक भरोसेमंद प्रतिगमन के बजाय रुझानों की निरंतरता की उम्मीद करते हुए पिछले प्रदर्शन को एक्सट्रपलेशन करते हैं। एक सौदेबाजी की संपत्ति वो होती है जो अत्यधिक अलोकप्रिय होती है। हमारा लक्ष्य कम कीमत वाली संपत्तियों का पता लगाना है। सौदेबाजी के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त यह है कि धारणा वास्तविकता से काफी खराब होनी चाहिए। असली आदमी धर्मांतरित नहीं खरीदते, इसलिए मेरे जैसे मुर्गियां सस्ते में खरीद सकती हैं। निवेश सौदेबाजी का उच्च गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में, चीजें सस्ती होती हैं यदि निम्न गुणवत्ता ने लोगों को डरा दिया है। चूंकि सौदेबाजी अनुचित रूप से कम कीमतों पर मूल्य प्रदान करती है और इस प्रकार जोखिम पर वापसी के असामान्य अनुपात वे निवेशकों के लिए पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक कमजोरी, विश्लेषणात्मक त्रुटि या अनिश्चित आधार पर चलने से इनकार करने से निवेशकों को गलतियों के लिए मजबूर किया जा सकता है। वे गलतियां दूसरे स्तर के विचारकों के लिए मोल भाव करती हैं जो दूसरों की त्रुटियों को देखने में सक्षम हैं। रोगी अवसरवाद, बाजार बहुत मिलनसार मशीन नहीं है। यह केवल इसलिए उच्च रिटर्न प्रदान नहीं करेगा क्योंकि आपको उनकी आवश्यकता है। पीटर बर्नस्टीन, रोगी अवसरवाद सौदेबाजी की प्रतीक्षा करना अक्सर आपकी सबसे अच्छी रणनीति होती है। यदि आप निवेश का पीछा करने के बजाय आपके पास आने का इंतजार करते हैं तो आप बेहतर करेंगे। एक अवसरवादी चीजें खरीदता है क्योंकि उन्हें सौदेबाजी की कीमतों पर पेश किया जाता है। जब कीमतें कम न हों तो खरीदारी के बारे में कुछ खास नहीं है। हम अपने निवेश की तलाश नहीं करते हैं, वे हमें ढूंढते हैं। अगर हम मालिक को फोन करते हैं और कहते हैं, आप एक्स के मालिक हैं और हम इसे खरीदना चाहते हैं, कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मालिक हमें फोन करता है और कहता है, हम एक्स के साथ फंस गए हैं और हम बाहर निकलने की तलाश में हैं, तो कीमत कम हो जाएगी।
किसी विशेष समय पर निवेश का माहौल दिया जाता है और हमारे पास इसे स्वीकार करने और इसके भीतर निवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। निवेश की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम बाजार की स्थिति को पहचानें और उसके अनुसार अपने कार्यों पर निर्णय लें। हमें उन परिस्थितियों के लिए उचित रूप से निवेश करना चाहिए जिनके साथ हमें प्रस्तुत किया गया है। मुझों का अर्थ है चक्र उठेंगे और गिरेंगे, चीजें आएंगी और जाएंगी, और हमारा पर्यावरण हमारे नियंत्रण से परे तरीकों से बदल जाएगा। इस प्रकार हमें पहचानना, स्वीकार करना, सामना करना और प्रतिक्रिया देना चाहिए। क्या यह निवेश का सार नहीं है? जो बीत चुका है वो अतीत है और इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। निवेश के बारे में महान चीजों में से एक यह है कि निवेश खोने के लिए एकमात्र वास्तविक दंड है। निवेश खोने से बचने के लिए कोई दंड नहीं है। निश्चित रूप से केवल पुरस्कार। सबसे विनम्र चीज जो आप कर सकते हैं वो है उच्च रिटर्न को बनाए रखने पर जोर देना और इस प्रक्रिया में अपना मुनाफा वापस देना। आप केवल निवेश के अवसर नहीं बना सकते हैं जब वे वहां नहीं होते हैं। अगर यह वहां नहीं है तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। चाहने से ऐसा नहीं होगा। आप जोखिम लेना चाहते हैं जब दूसरे इससे भाग रहे हों, तब नहीं जब वे ऐसा करने के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। कम रिटर्न वाले वातावरण से उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए ज्वार के खिलाफ तैरने और अपेक्षाकृत कुछ विजेताओं को खोजने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सक्रिय निवेश प्रबंधन का वास्तविक लक्ष्य चीजों को उनके मूल्य से कम में खरीदना है। एक संकट के दौरान कुंजी उन ताकतों से अछूता होना है जिन्हें बेचने की आवश्यकता होती है और बी इसके बजाय एक खरीदार होने के लिए तैनात किया जाता है। रोगी अवसरवाद एक विरोधाभासी रवैये और एक मजबूत बैलेंस शीट से प्रभावित होकर मंदी के दौरान आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त कर सकता है। जो आप नहीं जानते उसे जानना। हमारे पास भविष्यवाणियों के दो वर्ग हैं, वे जो नहीं जानते और जो नहीं जानते वे नहीं जानते। जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ यह सोचना भयावह है कि आप कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन यह सोचना अधिक भयावह है कि कुल मिलाकर दुनिया ऐसे लोगों द्वारा चलाई जाती है जिन्हें विश्वास है कि वे जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। आमोस टीवीर्स की पैसे खोने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कुछ नहीं जानते और दूसरे जो सब कुछ जानते हैं। हेनरी कॉफमैन हमारे पूर्व ज्ञान की सीमित सीमा के बारे में जागरूकता निवेश के प्रति मेरे दृष्टिकोण का एक अनिवार्य घटक है। जितना अधिक हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक ज्ञान लाभ प्राप्त करना संभव होता है। जानने वाले को जानो। भविष्यवाणियां सबसे अधिक उपयोगी होती हैं जब वे परिवर्तन की सही आशा करती हैं। यदि आप भविष्यवाणी करते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा और वह नहीं बदलता है, तो उस भविष्यवाणी से आपको अधिक धन प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अधिकांश पूर्वानुमानों में एक्सट्रपलेशन शामिल थे। कई भविष्यवक्ताओं की तरह ये अर्थशास्त्री अपनी आंखों को रियरव्यू मिरर पर मजबूती से टिकाए हुए गाड़ी चला रहे थे, जिससे वे हमें बता सकते थे कि चीजें कहाँ थीं, लेकिन नहीं कि वे कहाँ जा रही थीं। सटीक भविष्यवाणियां करना मुश्किल है, खासकर भविष्य के संबंध में। अतीत की भविष्यवाणी करना एक तस्वीर है। निवेश के परिणाम पूरी तरह से भविष्य में क्या होता है इस पर निर्भर करेगा। ज्यादातर समय लोग भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं जो हाल के अतीत की तरह है। अधिकांश समय भविष्य काफी हद तक हाल के अतीत का पुनर्मिलन है। जिस तरह भविष्यवक्ता आमतौर पर भविष्य को अतीत की तरह मानते हैं, वैसे ही बाजार भी करते हैं, जो आमतौर पर हाल के इतिहास की निरंतरता में मूल्य रखते हैं। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि क्या पूर्वानुमानकर्ता कभी-कभी सही होते हैं, बल्कि क्या समग्र रूप से पूर्वानुमान है या किसी एक व्यक्ति के पूर्वानुमान लगातार कार्रवाई योग्य और मूल्यवान है। दूसरी ओर,
मैं नहीं जानता, स्कूल के लिए। शब्द विशेष रूप से मैक्रो फ्यूचर से निपटने के दौरान संरक्षित है। कोई भी इस धारणा के तहत भविष्य के लिए निवेश करना पसंद नहीं करता है कि भविष्य काफी हद तक अनजाना है। सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब निवेशक संभाव्यता और परिणाम के बीच के अंतर को भूल जाते हैं। पूर्वज्ञान पर सीमाएं। जब वे मानते हैं कि संभाव्यता वितरण का आकार निश्चित रूप से जानने योग्य है, और वे इसे जानते हैं जब वे मानते हैं कि सबसे संभावित परिणाम वह होगा जो होगा। जब वे अपेक्षित परिणाम मानते हैं कि वास्तविक परिणाम का सटीक प्रतिनिधित्व करता है, या शायद सबसे महत्वपूर्ण, जब वे असंभव परिणामों की संभावना को अनदेखा करते हैं। जिन निवेशकों को लगता है कि वे जानते हैं कि भविष्य क्या है, वे दृढ़ता से कार्य करेंगे। दिशात्मक दांव लगाना, पदों पर ध्यान केंद्रित करना, होल्डिंग्स का लाभ उठाना और भविष्य के विकास पर भरोसा करना। जो लोग महसूस करते हैं कि वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, वे काफी अलग तरीके से कार्य करेंगे। विविधीकरण, हेजिंग, कम या बिल्कुल नहीं। कल के विकास पर आज के मूल्य पर जोर देना, पूंजी संरचना में उच्च रहना, और आमतौर पर विविधता के लिए कमर कसना संभावित परिणामों की। यदि आप भविष्य जानते हैं, तो बचाव करना मूर्खतापूर्ण है। आप जो जानते हैं उसके बारे में अनावश्यक रूप से विनम्र होने के परिणामस्वरूप अवसर लागत, छोटा लाभ हो सकता है। यदि आप नहीं जानते कि भविष्य क्या है, तो ऐसा व्यवहार करना मूर्खता है जैसे कि आप करते हैं। आप जो जानने या करने में सक्षम हैं उसे कम आंकना बेहद खतरनाक हो सकता है। आप जो जान सकते हैं उसकी सीमाओं को स्वीकार करना और उन सीमाओं के भीतर काम करना, न कि उससे आगे जाने से आपको एक बड़ा फायदा दे सकता है। हम कहाँ खड़े हैं, इसके लिए एक सेंस होना। हम कभी नहीं जान सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम एक अच्छा विचार रखें कि हम कहाँ हैं। चक्रों के बारे में हम केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी अनिवार्यता है। हर प्रवृत्ति जल्दी या बाद में बंद हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं चलता। दार्शनिक संतायन ने कहा, जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते, वे इसे दोहराने के लिए निंदा करते हैं। हमें अपने आसपास क्या हो रहा है, इसके निहितार्थों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता के बिना वर्तमान टिप्पणियों के आधार पर उत्कृष्ट निवेश निर्णय ले सकते हैं। निवेश में कोई जादू नहीं है। भाग्य की भूमिका की सराहना समय समय पर कोई न कोई असंभव या अनिश्चित परिणाम पर जोखिम भरा दांव लगाता है और अंत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिखता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह किस्मत और साहस की वजह से हुआ, हुनर की वजह से नहीं। सच तो यह है, निवेश में बहुत कुछ भाग्य द्वारा शासित होता है। कुछ इसे संयोग या यादृच्छिकता कहना पसंद कर सकते हैं, और वे शब्द भाग्य से अधिक परिष्कृत लगते हैं। निवेशकों के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी सफलता का एक बड़ा सौदा पासा के रोल से बहुत अधिक प्रभावित होगा। स्पष्ट रूप से मामलों का न्याय करने का मेरा तरीका प्रकृति में संभाव्य है। यह इस धारणा पर निर्भर करता है कि शायद क्या हो सकता था। समय समय पर कोई न कोई असंभव या अनिश्चित परिणाम पर जोखिम भरा दांव लगाता है और अंत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिखता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह किस्मत और साहस की वजह से हुआ, हुनर की वजह से नहीं। बूम के दौर में सबसे ज्यादा रिटर्न अक्सर उन्हीं को जाता है जो सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं। यह उनके सबसे अच्छे निवेशक होने के बारे में कुछ नहीं कहता है। यादृच्छिकता एक हद तक निवेश रिकॉर्ड या मलबे में योगदान करती है जिसे कुछ लोग पूरी तरह से सराहना करते हैं। नतीजतन इस तरह की दूर सफल रणनीतियों में छिपे खतरों को अक्सर कम करके आंका जाता है। जब चीजें सही होती हैं, तो भाग्य कौशल की तरह दिखता है, संयोग कार्य कारण की तरह दिखता है।
एक लकी इडियट एक कुशल निवेशक की तरह दिखता है। निवेशक हर समय गलत कारण के लिए सही और गलत होते हैं। किसी निर्णय की शुद्धता को परिणाम से नहीं आंका जा सकता है। एक अच्छा निर्णय वो होता है जो उस समय इष्टतम होता है, जब भविष्य परिभाषा के अनुसार अज्ञात होता है। अकेले यादृच्छिकता अल्पावधि में लगभग किसी भी परिणाम का उत्पादन कर सकती है। किसी दिए गए प्रबंधक की क्षमता का आकलन करने से पहले बड़ी संख्या में अवलोकन, बहुत सारे डेटा होना आवश्यक है। जो चीजें हुईं, वे उन चीजों का एक छोटा सा उपसमुच्चय हैं जो हो सकती थीं। इस प्रकार तथ्य यह है कि एक चालबाजी या कार्रवाई ने काम किया जिन परिस्थितियों में सामने आया, जरूरी नहीं कि इसके पीछे निर्णय को साबित करता है। अनजाने फैसलों को पुरस्कृत करने और अच्छे लोगों को दंडित करने के लिए मौके की क्षमता। एक अच्छा निर्णय वो है जो एक तार्किक, बुद्धिमान और सूचित व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में किया होगा जैसा कि परिणाम ज्ञात होने से पहले वे उस समय प्रकट हुए थे। यह जानना कठिन हो सकता है कि किसने सबसे अच्छा निर्णय लिया। दूसरी ओर, पिछले रिटर्न का आसानी से आकलन किया जाता है, जिससे यह जानना आसान हो जाता है कि किसने सबसे अधिक लाभदायक निर्णय लिया। दोनों को भ्रमित करना आसान है, लेकिन व्यावहारिक निवेशकों को अंतर के प्रति अत्यधिक जागरूक होना चाहिए। लंबे समय में यह मानने का कोई उचित विकल्प नहीं है कि अच्छे निर्णयों से निवेश लाभ होगा। हालांकि अल्पावधि में जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें स्थिर होना चाहिए। अल्पकालिक लाभ और अल्पकालिक नुकसान संभावित धोखेबाज हैं, क्योंकि न तो वास्तविक निवेश क्षमता या इसकी कमी का जरूरी संकेत है। मुझे पता है, स्कूल के कार्य एक ऐसे भविष्य के दृष्टिकोण पर आधारित हैं जो जानने योग्य और जीतने योग्य है। मैं नहीं जानता, स्कूल भविष्य की घटनाओं के बारे में संभाव्यता वितरण के संदर्भ में सोचता है। हमें अपना समय जानने योग्य उद्योगों, कंपनियों और प्रतिभूतियों के बीच मूल्य खोजने की कोशिश में बिताना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने निर्णयों को अर्थव्यवस्थाओं की कम ज्ञात मैक्रो दुनिया और व्यापक बाजार प्रदर्शन से क्या उम्मीद करते हैं। हमें रक्षात्मक निवेश का अभ्यास करना होगा, क्योंकि कई परिणाम हमारे खिलाफ जाने की संभावना है। अनुकूल परिणामों के तहत अधिकतम रिटर्न की गारंटी देने की तुलना में नकारात्मक परिणामों के तहत अस्तित्व सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है। उन लोगों के लिए जो दुनिया को एक अनिश्चित स्थान के रूप में देखते हैं, जोखिम के लिए स्वस्थ सम्मान जागरूकता है कि हम नहीं जानते कि भविष्य क्या है। एक समझ है कि हम सबसे अच्छा कर सकते हैं कि भविष्य को संभाव्यता वितरण के रूप में देखें और उसके अनुसार निवेश करें। रक्षात्मक निवेश पर जोर और नुकसान से बचने पर जोर दिया। मेरे लिए यही सोच समझकर निवेश करना है। रक्षात्मक रूप से निवेश। पुराने निवेशक हैं और बोल्ड निवेशक हैं, लेकिन कोई पुराने बोल्ड निवेशक नहीं है। जब मित्र मुझसे व्यक्तिगत निवेश सलाह मांगते हैं, तो मेरा पहला कदम जोखिम और वापसी के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना है। आप किसकी अधिक परवाह करते हैं, पैसा कमाना या नुकसान से बचना? आप लाभ कमाने और हानि से बचने दोनों के लिए एक साथ बाहर नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक निवेशक को इन दो लक्ष्यों के संबंध में एक स्थिति लेनी होती है, और आमतौर पर इसके लिए एक उचित संतुलन की आवश्यकता होती है। पेशेवर टेनिस एक विजेता का खेल है, जिसमें मैच उस खिलाड़ी के पास जाता है जो सबसे अधिक विजेताओं को हिट करने में सक्षम है। तेज गति वाले, अच्छी तरह से लगाए गए शॉट जो एक प्रतिद्वंद्वी वापस नहीं कर सकता। हम में से बाकी लोग जो टेनिस खेलते हैं, वो एक हारने वाले का खेल है, जिसमें मैच सबसे कम हारने वाले खिलाड़ी को जाता है। विजेता गेंद को तब तक खेल में रखता है जब तक कि हारने वाला उसे नेट में या कोर्ट के बाहर नहीं मारता। शौकिया टेनिस में अंक नहीं जीते जाते हैं, वे खो गए हैं।
निवेशकों को एक दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उम्मीद है कि वो विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से उनकी सेवा करेगा। ओकट्री पोर्टफोलियो खराब समय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, और जब हमें लगता है कि आउटपरफॉर्मेंस आवश्यक है। निवेश में अपराध क्या है और बचाव क्या है? अपराध को परिभाषित करना आसान है। यह ऊपर औसत लाभ की खोज में आक्रामक रणनीति और ऊंचे जोखिम को अपनाना है। लेकिन बचाव क्या है? सही काम करने के बजाय रक्षात्मक निवेशक का मुख्य जोर गलत काम न करने पर होता है। रक्षा को वास्तव में उच्च रिटर्न के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन प्लसेस को शामिल करने की तुलना में कमियों से बचने के माध्यम से अधिक। निवेश रक्षा में दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है पोर्टफोलियो से हारे हुए लोगों का बहिष्करण। दूसरा तत्व खराब वर्षों से बचना है और, विशेष रूप से, दुर्घटनाओं में मंदी के संपर्क में आना। एकाग्रता, विविधीकरण के विपरीत, और उत्तोलन अपराध के दो उदाहरण हैं। जब वे काम करते हैं तो वे रिटर्न में जोड़ देंगे, लेकिन जब वे नहीं करते हैं तो हानिकारक साबित होते हैं। दूसरी ओर, रक्षा कठिन समय से गुजरने में सक्षम होने की संभावना को बढ़ा सकती है और स्मार्ट निवेश से अंतिम भुगतान का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह सकती है। निवेशकों को अनहोनी घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा क्या है जो भविष्य में आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर भी परिणामों को सहनीय बनाता है? उत्तर त्रुटि के लिए मार्जिन है। अच्छे समय में हमें लगता है कि यह ठीक है अगर हम सिर्फ सूचकांकों के साथ बने रहें। विकल्प सरल है। आक्रामक रणनीति के माध्यम से रिटर्न को अधिकतम करने का प्रयास करें, या त्रुटि के लिए मार्जिन के माध्यम से सुरक्षा में निर्माण करें। आपके पास पूर्ण माप दोनों नहीं हो सकते। एक निवेशक के रूप में प्रदर्शन करने के दो तरीकों में से असाधारण लाभ उठाना और नुकसान से बचना। मेरा मानना है कि बाद वाला अधिक भरोसेमंद है। वापसी के लिए प्रयास करने और जोखिम को सीमित करने के बीच अपराध और बचाव के बीच एक सचेत संतुलन बनाया जाना चाहिए। फिक्स्ड इनकम में, जहां मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में अपनी शुरुआत की, रिटर्न सीमित है और मैनेजर का सबसे बड़ा योगदान नुकसान से बचने के माध्यम से आता है। एक बॉन्ड निवेशक के रूप में खुद को अलग करना कोई बात नहीं है कि आप किस बॉन्ड का भुगतान करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आप उन बॉन्डों को बाहर करने में सक्षम हैं जो भुगतान नहीं करते हैं। इक्विटी और अन्य अधिक उल्टा क्षेत्रों में नुकसान से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। वापसी की संभावना भी मौजूद होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कई निवेश प्रबंधकों के करियर खत्म हो जाते हैं क्योंकि वे घरेलू रन हिट करने में असफल होते हैं। इसके बजाय वे खेल से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत बार हड़ताल करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास पर्याप्त विजेता नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके पास बहुत अधिक हारने वाले हैं। अगर हम हारने वालों से बचते हैं तो विजेता खुद का ख्याल रखेंगे। सतर्क शायद ही कभी गलती करता है या महान कविता लिखता है। सावधानी हमें गलतियों से बचने में मदद कर सकती है, लेकिन यह हमें महान उपलब्धियों से भी बचा सकती है। नुकसान से बचना, एक निवेशक को बहुत कम चीजें सही करने की जरूरत होती है जब तक कि वो बड़ी गलतियों से बचता है। वॉरेन बफे मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक होने के रूप में त्रुटि के स्रोत, कल्पना की विफलता। इससे मेरा मतलब है कि या तो संभावित परिणामों की पूरी श्रृंखला की कल्पना करने में असमर्थ होना या अधिक चरम घटनाओं के परिणामों को पूरी तरह से नहीं समझना। कल्पना की विफलता, परिणामों की सीमा की पूरी चौड़ाई को पहले से समझने में असमर्थता। निवेश में पूरी तरह से भविष्य से निपटना शामिल है। कुछ लोग संपत्ति सहसंबंध को समझते हैं। एक संपत्ति दूसरे में बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी, या दो संपत्तियां एक तिहाई में बदलाव के समान प्रतिक्रिया देंगी। कल्पना की विफलता में भविष्य की घटनाओं की संभावित चरमता का अनुमान न लगाने का पहला उदाहरण होता है।
और दूसरे उदाहरण में चरम घटनाओं के नॉक ऑन परिणामों को समझने में विफल होना शामिल है। मनोवैज्ञानिक बल निवेश त्रुटि के कुछ सबसे दिलचस्प स्रोत हैं। निवेशकों की कभी कभार उन उपन्यास तर्कों को स्वीकार करने की इच्छा होती है जो बुलबुले और क्रैश के अंतर्गत आते हैं, आमतौर पर इस विश्वास के कारण कि इस बार यह अलग है। बहुत अधिक पूंजी उपलब्धता धन को गलत स्थानों पर प्रवाहित करती है। जब पूंजी वहां जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो बुरी चीजें होती हैं। जब पूंजी अधिक आपूर्ति में होती है, तो निवेशक कम रिटर्न और त्रुटि के लिए एक पतला मार्जिन स्वीकार करके सौदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जोखिम के लिए व्यापक उपेक्षा महान जोखिम पैदा करती है। अपर्याप्त कारण परिश्रम से निवेश हानि होती है। प्रमुख समय में पूंजी नवीन निवेशों के लिए समर्पित होती है, जिनमें से कई समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। पोर्टफोलियो के माध्यम से चलने वाली छिपी हुई गलती रेखाएं प्रतीत होता है कि असंबंधित संपत्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। मनोवैज्ञानिक और तकनीकी कारक बुनियादी बातों को प्रभावित कर सकते हैं। बाजार बदलते हैं, मॉडल को अमान्य करते हैं। उत्तोलन परिणामों को बढ़ाता है लेकिन मूल्य नहीं जोड़ता है। अतिरेक सही। इस बारे में सोचें कि आज की गलती क्या हो सकती है और इससे बचने की कोशिश करें। जब करने के लिए विशेष रूप से चतुर कुछ भी नहीं है, तो संभावित नुकसान चालाक होने पर जोर देने में निहित है। मूल्य जोड़ता है। मूल्य जोड़ने वाले निवेशकों का प्रदर्शन विषम है। उनके द्वारा हासिल किए गए बाजार के लाभ का प्रतिशत उनके द्वारा भुगतने वाले नुकसान के प्रतिशत से अधिक है। शत्रुतापूर्ण वातावरण में लागत की तुलना में अनुकूल वातावरण में अधिक जोड़ने के लिए केवल कौशल को गिना जा सकता है। यह वह निवेश विषमता है जिसे हम चाहते हैं। निवेश सिद्धांत से दो शब्द, एक बीटा है, जो बाजार की गतिविधियों के प्रति पोर्टफोलियो की सापेक्ष संवेदनशीलता का एक उपाय है। दूसरा अल्फा है, जिसे मैं व्यक्तिगत निवेश कौशल के रूप में परिभाषित करता हूं, या प्रदर्शन उत्पन्न करने की क्षमता जो बाजार के आंदोलन से संबंधित नहीं है। एक निष्क्रिय इंडेक्स फंड अपने इक्विटी पूंजीकरण के अनुपात में किसी दिए गए बाजार सूचकांक में प्रत्येक सुरक्षा को धारण करके ठीक उसी परिणाम का उत्पादन करेगा। बाजार जिस जोखिम की भरपाई करता है, वो जोखिम है जो निवेश में आंतरिक और अपरिहार्य है, व्यवस्थित या गैर विविधतापूर्ण जोखिम। एक प्रबंधक जिसने जोखिम भरे पोर्टफोलियो के साथ 18% अर्जित किया, जरूरी नहीं कि वो कम जोखिम वाले पोर्टफोलियो के साथ 15% अर्जित करने वाले से बेहतर हो। जोखिम समायोजित रिटर्न की कुंजी है। बाजार को मात देना और बेहतर निवेश पर्यायवाची से बहुत दूर हो सकते हैं। यह सिर्फ आपकी वापसी नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि यह भी है कि आपने इसे पाने के लिए क्या जोखिम उठाया। हमारा लक्ष्य बाजार के साथ साथ करना है जब यह अच्छा करता है और बाजार की तुलना में बेहतर होता है जब यह खराब होता है। एक सफल निवेश या एक सफल निवेश करियर के लिए सबसे अच्छा आधार मूल्य है। यह सब एक साथ खींच रहा है ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए। पुस्तकों पर नकदी और मूर्त संपत्ति का मूल्य है। नकदी उत्पन्न करने के लिए कंपनी या संपत्ति की क्षमता और इन चीजों के बढ़ने की संभावना है। बेहतर निवेश परिणाम प्राप्त करने के लिए मूल्य के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि बेहतर होनी चाहिए। मूल्य से नीचे खरीदना लाभ का सबसे भरोसेमंद मार्ग है। उपरोक्त मूल्य का भुगतान शायद ही कभी काम करता है। उत्कृष्ट खरीदारी के अवसर मुख्य रूप से मौजूद हैं क्योंकि धारणा वास्तविकता को समझती है। लक्ष्य अच्छी खरीदारी करना है, अच्छी संपत्ति नहीं। मूल्य और मूल्य के बीच संबंध मनोविज्ञान और तकनीकी से प्रभावित होता है। निवेश करने वाले झुंड का मनोविज्ञान एक नियमित पेंडुलम जैसे पैटर्न में चलता है, आशावाद से निराशावाद तक। जोखिम से बचना एक उचित मात्रा में जो एक तर्कसंगत बाजार में आवश्यक घटक है।
बुद्धिमान जो शुरुआत में करता है, मूर्ख अंत में करता है। जब अन्य निवेशक चिंतित न हो तो हमें सतर्क रहना चाहिए। जब निवेशक घबराते हैं तो हमें आक्रामक हो जाना चाहिए। हालांकि विरोधाभासीवाद भी हर समय मुनाफा नहीं देगा। खरीदने और बेचने के महान अवसर मूल्यांकन चरम सीमा से जुड़े हैं और परिभाषा के अनुसार वे हर दिन नहीं होते हैं। चीजें मुड़ने से पहले लंबे समय तक हमारे खिलाफ जा सकती हैं, जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें करना चाहिए। अंडरप्राइस्ड जल्द ही ऊपर जाने का पर्याय नहीं है। अपने समय से बहुत आगे होना गलत होने से अप्रभेद्य है। अधिकांश निवेशक सोचते हैं कि विविधीकरण में कई अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग समझते हैं कि विविधीकरण तभी प्रभावी होता है जब पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को पर्यावरण में किसी दिए गए विकास के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देने के लिए गिना जा सकता है। अगर हम हारने वालों से बचते हैं तो विजेता खुद का ख्याल रखेंगे। निवेश का एक विविध पोर्टफोलियो, जिनमें से प्रत्येक में महत्वपूर्ण नुकसान होने की संभावना नहीं है, निवेश की सफलता की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। रक्षात्मक निवेशक गलत काम न करने पर बहुत जोर देता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता सुनिश्चित करना अच्छे समय में अधिकतम रिटर्न के साथ असंगत है। जब भविष्य उपकृत नहीं होता है तो परिणामों को सहनीय बनाने में त्रुटि के लिए मार्जिन लगता है। उस 6 फुट लंबे आदमी को कभी न भूलें जो औसतन 5 फीट गहरी धारा को पार करते हुए डूब गया था। यह केवल बुरे वर्षों में होता है जब ज्वार निकल जाता है कि रक्षा का मूल्य स्पष्ट हो जाता है। निवेशक का समय जानने योग्य के बारे में ज्ञान लाभ हासिल करने की कोशिश में बेहतर ढंग से व्यतीत होता है। उद्योग, कंपनियां और प्रतिभूतियां। आपका फोकस जितना अधिक सूक्ष्म होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उन चीजों को सीख सकते हैं जो दूसरे नहीं करते हैं। दृढ़ता से धारित लेकिन गलत पूर्वानुमानों के आधार पर निवेश करना महत्वपूर्ण संभावित नुकसान का एक स्रोत है। सबसे सफल निवेशकों को ज्यादातर समय सही के बारे में चीजें मिलती हैं, और यह बाकी की तुलना में काफी बेहतर है। केवल असामान्य अंतर्दृष्टि वाले निवेशक ही संभाव्यता वितरण को नियमित रूप से दिव्य कर सकते हैं, जो भविष्य की घटनाओं और भावना को नियंत्रित करता है जब संभावित रिटर्न उन जोखिमों की भरपाई करता है जो वितरण के नकारात्मक बाएं हाथ की पूंछ में दुबके होते हैं। सफल निवेश के लिए आवश्यकताओं का यह सरल विवरण संभावित लाभ की सीमा और अनहोनी घटनाओं के जोखिम को समझने के आधार पर उन तत्वों को पकड़ लेता है जिन्हें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए।